यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया था और वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था भाई कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ये काफ़ी पुअर होता है। और हम लोग को ये भी पता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप स्टार्टिंग टॉर्क को एक तरीके से इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको रोटर के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। किस सिचुएशन में? सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग टॉर्क मेरे को हाई चाहिए, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में मेरे को रोटर का रेजिस्टेंस हाई रखना है एक तरीके से। तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रोटर के अंदर एक तरीके से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो हम लोग के पास एक सिंपल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था, ओके, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था भाई, इसके रोटर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से मॉडिफिकेशन किया है। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या था, ये जो आपका सिंपल या फिर जो नॉर्मल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसमें जो कंडक्टर लगे हुए थे एल्युमिनियम के या फिर कॉपर के, वो कैसे थे, वो सिलेंड्रिकल थे भाई, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का था, कुछ इस तरीके का लगा हुआ है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरीके का एंड रिंग था, एंड रिंग से आपका ये पूरा ऐसे शॉर्टेड था किया हुआ, ओके, ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल बार था। हम लोगों ने पहला क्या मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने डीप बार रोटर, ठीक है, यानी रोटर के अंदर हम लोगों ने डीप बार या फिर कंडक्टर डाल रखा है एक तरीके से। तो रोटर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नाम रखते हैं कि डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है मेरा, ओके। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक तरीके से समझ लिया है। सेकंड मॉडिफिकेशन के ऊपर आते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, क्योंकि रोटर के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, इस बार डबल बार यूज करेंगे भाई, दो कंडक्टर एक तरीके से यूज करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस इमेज को देखते हैं, देखें ये वाला इमेज भी मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में समझा दिया था। यहाँ पे भाई दो केज है, एक तो आपका इनर केज है, एक आपका आउटर केज है। तो अगर आप आउटर केज को देखें तो ये देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल टाइप का एक तरीके से बना हुआ है ना, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है एक तरीके से, ओके। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे में देखिए भाई कॉपर वाला छुपा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो आउटर केज है मेरा, ये आउटर केज किससे बना हुआ, ब्रास से बना हुआ है, और जो इनर केज है ये कॉपर से बना हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो ब्रास का रेजिस्टेंस होता है भाई, आउटर केज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, समझ में। ब्रास का जो रेजिस्टेंस होगा ये हाई होता है एज कॉम्पेयर टू जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू कॉपर। तो आउटर केज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इनर केज का जो रेजिस्टेंस होता है भाई वो कम होता है। और ऐसा इसलिए रखता है ताकि हम लोग का यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क एक तरीके से अच्छा खासा मिले। इस पे हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल इसको और भी आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो आपका आउटर केज में जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर डले हुए हैं, सिलेंड्रिकल बार डले हुए भाई, ये यहाँ पे एक तरीके से चले जाएंगे, ठीक है, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, ठीक है। बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसको स्लिट बोलते हैं, स्लिट कहने मतलब होल रहता है भाई एक तरीके से। और यहाँ पे हम लोग फिर इनर वाले कंडक्टर को एक तरीके से प्लेस करेंगे। तो क्योंकि आपने डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ऑलरेडी समझ लिया भाई, ओके, तो ओवरऑल आपको डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो पहला मॉडिफिकेशन था इसको ऐसे देखते हैं, ये मान लेते आपका स्टेटर हो गया और ये मान लेते भाई आपका रोटर है, और रोटर के अंदर इस तरीके का आपका ये डीप बार लगा हुआ था। अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि जो स्टेटर में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रखा है नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है भाई ये क्या हो रहा है, एक तरीके से रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि अगर आप इसको सेक्शन में डिवाइड कर दें, मान लेते हैं आपका एक सेक्शन है, ये दो सेक्शन है और ये तीसरा सेक्शन है, तो सीधी सी बात है ये वाला सेक्शन क्योंकि स्टेटर के बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स लिंक एक तरीके से लिंक करेगा। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम होगा, लीकेज फ्लक्स कम होगा, इसका मतलब क्या, इंडक्टेंस एक तरीके से कम देखने को मिलेगा, और इंडक्टेंस एक तरीके कम देखने को मिलेगा तो क्या यहाँ पे जो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो भी एक तरीके से कम देखने को मिलेगा।
वही अगर आप यहाँ पे देखें, लास्ट वाले को देखें, तो यहाँ पे आपका क्योंकि स्टेटर से बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे फ्लक्स कम पहुँच पाएगा। कम पहुँच पा रहा है तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लीक कर रहा है, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है तो क्या, लीकेज इंडक्टेंस ज़्यादा देखने को मिला, उसके चलते आपको लीकेज इंडक्टिव रिएक्टेंस भी एक तरीके ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे थे भाई कि जो नीचे वाला सेक्शन है, ठीक है, इधर का जो ओवरऑल इम्पिडेंस था वो एक तरीके से इंक्रीज हो जा रहा था भाई, इम्पिडेंस आपका काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था। और हम लोगों ने सर्किट डायग्राम से भी देखा था कि जो रोटर के अंदर जो करंट आएगा स्टार्टिंग टाइम में स्लिप जो होता है 1 के बराबर होता है। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस जो भी आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इटसेल्फ अपने आप में वेरिएबल है, इधर कम है, नीचे में जैसे जा रहा है वैसे वैसे ज़्यादा होते जा रहा है। और ओवरऑल स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस होता है R2 अपॉन S, लेकिन स्लिप मेरा क्या है 1 है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ से लिखना कोई मतलब नहीं, ओवरऑल क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम में जो आपका रोटर रेजिस्टेंस होता है भाई मच लेसर होता है। ठीक है, फिर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है भाई एज कम्पेयर टू जो रोटर रेजिस्टेंस है उसके मुकाबले ये वाला पैरामीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सेल जो है मेरा ये मच ग्रेटर है एज कम्पेयर टू R2। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे R2 को नेग्लिजिबल मान रहे थे, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू E2 अपॉन ये हो जाएगा आपका X2। ठीक है, और X2 क्या अपने आप में वेरिएबल है, नीचे वाले में ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इधर आपका ज़्यादा ऑपोजिशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इधर करंट कम बह रहा था और ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला टॉप वाला जो पोर्शन था इधर मेरा एक तरीके से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था। तो ओवरऑल हम लोग को पता है कि हम लोगों ने करंट फ्लो होने के लिए इतना बड़ा एक तरीके से एरिया दिया हुआ है, लेकिन भाई स्टार्टिंग टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका इतने ही वाले पोर्शन में करंट फ्लो रहा था। तब कहेंगे ना कि इसका जो नेट एरिया था, टोटल एरिया कितना था, ये पूरा एरिया दिया आपने करंट को फ्लो होने के लिए, है ना, लेकिन अभी करंट फ्लो कितने वाले पोर्शन में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही वाले पोर्शन में। तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे जो इफेक्टिव एरिया था ये एक तरीके से कम हो जा रहा था, इफेक्टिव एरिया कम हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा था। और स्टार्टिंग में हम लोग को रेजिस्टेंस ही तो एक तरीके से चाहिए था, किसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ये कौन सा किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, रोटर पे, रोटर का रेजिस्टेंस एक तरीके से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया स्टार्टिंग के टाइम, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे टॉर्क भी एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। और स्टार्टिंग में ही एक तरीके से लिया ना, क्योंकि स्लिप इक्वल टू 1 कब होता है, स्टार्टिंग टाइम में होता है। और स्टार्टिंग टाइम आपको पता है रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगा भाई ये क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल ये अपने आप में ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एक्सेल इक्वल टू आपको पता होना चाहिए 2πfl होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है अभी स्टार्टिंग में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो एक्सेल आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा नीचे वाले पोर्शन में खासकर। तो यही सेम प्रिंसिपल हम लोग अभी अपने डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें भाई, ये ऑलरेडी डायग्राम बना करके दिखाया गया है। और ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है भाई, ये वाला अगर आप देखेंगे डीप बार रोटर में हम लोगों ने ये जो पोर्शन लिया था ये कहाँ से देख करके लिया था, ये फ्रंट वाला व्यू था, फ्रंट व्यू सामने से आप देख रहे हैं एक तरीके से। क्लियर हुआ। तो ये मेरे को इस तरीके से देखने को मिल रहा है, इस तरीके का, समझ में आया। फिर इसको अभी जस्ट मैंने दिखाया ना डायग्राम बना करके कुछ इस तरीके का। ओके, ये फ्रंट व्यू था। तो अपने डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को भी समझने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका फ्रंट व्यू लेंगे। इधर से देखना हम लोग को, अगर आप इधर से देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक आपको इस तरीके का होल देखने को मिलेगा, समझ में आया, और इसके नीचे में एक ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल डायग्राम होगा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो वही आपके बुक में दिखाया गया है। डबल स्क्वायरल केज चल रहा हम लोग का, ये देखिए ये आपका कुछ इस तरीके का रोटर हो गया और ये आपका स्टेटर हो गया भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे जैसे आप 3 फेज सप्लाई देंगे रोटर स्टेटर के अंदर, आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक हो रहा होगा। तो अब ये जो पहला कंडक्टर है भाई, ये जो पहला कंडक्टर आपने डाल रखा है इसके अंदर, ये क्योंकि स्टेटर के बहुत नज़दीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए रिलक्टेंस पाथ बहुत ही कम देखने को मिल रहा है ना फ्लक्स को, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लीकेज फ्लक्स काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसके चलते आपका जो लीकेज
फ्लक्स के चलते इंडक्टेंस आ रहा है वो भी कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और वही अगर आप इस इनर वाले, ठीक है, इनर वाले कंडक्टर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भाई क्योंकि स्टेटर से ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स नहीं पहुँच पाएगा, और ज़्यादा फ्लक्स नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ पे लीकेज एक तरीके ज़्यादा देखने को मिलेगा। और लीकेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा ये काफ़ी लार्ज देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नीचे वाले पोर्शन में अगेन इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, काफ़ी हाई एज कम्पेयर टू ये जो आपका आउटर केज है, फिर कहिए जो अपर वाला केज है, यहाँ पे आपका इम्पिडेंस काफ़ी लो देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए भाई, क्योंकि इसका इम्पिडेंस ज़्यादा है तो इसके अंदर करंट आपका क्या होगा, कम फ्लो होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट किसके अंदर फ्लो होगा, स्टार्टिंग टाइम में इसके अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल और एक चीज़ देखिए, ये जो आपका आउटर केज है इसको हम लोगों ने किस चीज़ से बनाया हुआ है, ब्रास से बनाया हुआ था भाई, ठीक है। ऐसे मटेरियल चूज़ करते हैं जिसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज हो या फिर काफ़ी अच्छा खासा हो। तो ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसी में फ्लो हो रहा है। और आपको पता है कि जो टॉर्क होगा भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, करंट के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपने डीसी मोटर पढ़ा होगा तो टॉर्क होता है ना IA इंटू आपका जो फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो ओवरऑल अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसी के अंदर फ्लो हो रहा है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस भी एक तरीके से ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, आपका रेजिस्टेंस लार्ज होने के कारण क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा। इनर वाले सेक्शन में आपका करंट भाई नेग्लिजिबल फ्लो होगा, क्योंकि इम्पिडेंस क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इम्पिडेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए, रूट ओवर इसके चलते जो रेजिस्टेंस होगा वो, क्योंकि हम लोगों ने कॉपर यूज़ किया है तो इसके चलते जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इनर केज का काफ़ी नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, प्लस आपका एक्सेल। और एक्सेल आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज है इनर वाले पोर्शन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीकेज एक तरीके से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उस लीकेज फ्लक्स के चलते मेरे को इंडक्टेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके चलते आपका एक तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग टाइम में भाई आपको पता है जो रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, क्योंकि स्लिप का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका पूरा का पूरा करंट इसमें फ्लो होता है, और क्योंकि इसको हम लोगों ने ब्रास से बनाया हुआ तो इसका रेजिस्टेंस भी एक तरीके से ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के चलते मेरा यहाँ पे टॉर्क भी एक तरीके से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं रनिंग केस में। जब एक बार ये रन करना स्टार्ट कर दे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जैसे ही आपका ये मान लेते हैं भाई रेटेड स्पीड पे ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया, रन करना स्टार्ट कर दिया, तो इस केस में जो हम लोग का रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, इसमें मैंने आपको बताया था ये R2/S, यहाँ पे अब आपका स्लिप का वैल्यू क्या होगा, 1%, 2%, 3% है ना। तो ओवरऑल ये E2 हो गया, ये JX2 हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं स्लिप का वैल्यू भाई 2% लेके चल रहा है, उसका मतलब क्या हुआ 0.02। तो स्लिप का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो R2 अपॉन क्या हो जाए 0.02, इसको हटाएंगे तो ऊपर R2 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल R2 का वैल्यू क्या होता है, बहुत अच्छा खासा हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग करंट की बात करें, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा रोटर के अंदर, I2 इक्वल टू क्या हो जाए E2 अपॉन रूट ओवर ये हो जाएगा R2/S का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एक्सेल। अब क्योंकि स्लिप का वैल्यू बहुत कम हो चुका है तो सीधी सी बात है रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगा भाई ये स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये इटसेल्फ अपने आप में बहुत कम हो गया है। तो ओवरऑल 50 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा काफ़ी, मान लेते हैं 50 हर्ट्ज और स्लिप का वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.02 लिया हुआ है, 50 इससे मल्टीप्लाई यानी 100 हो जाएगा नीचे, यानी कितना हो जाएगा दो बार में सिर्फ और सिर्फ 1 हर्ट्ज आएगा। सोचिए फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पे नेग्लिजिबल है, तो ओवरऑल आपका ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा काफ़ी नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब रनिंग कंडीशन में जो R2/S होता है ये मच ग्रेटर होता है, कहीं ये डोमिनेट कर देता है किसको, रोटर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको। तो ओवरऑल इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो ओवरऑल I2 जो होगा ये हो जाएगा E2/R2/S, ठीक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल देखिए अब रनिंग कंडीशन में भाई, रनिंग कंडीशन में यहाँ पे ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा लिंक कर रहा है या फिर कहिए यहाँ पे फ्लक्स मेरा कम लिंक कर रहा है, या फिर कहिए क्योंकि करंट मेरा इंडिपेंडेंट हो गया ना,
इंडक्टिव रिएक्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो भाई मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है कि यहाँ का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, कोई लेना देना नहीं भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो चुका है ना हम लोग का I2 रोटर का जो करंट है। तो ओवरऑल रनिंग कंडीशन में क्योंकि अब आप देख रहे भाई, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि रनिंग कंडीशन में क्या हो रहा है, ओवरऑल मेरा फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या ये ओवरऑल कहिए ये डीसी सर्किट बन गया। तो डीसी सर्किट में आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, फिर जीरो मान के चलता है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा भाई, डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है ना, समझ गए बात को। तो ओवरऑल अब यहाँ का रेजिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने ब्रास से बना रखा है इसको, ठीक है, ब्रास मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल इसमें कम करंट फ्लो होगा एज कम्पेयर टू जो इनर केज है इसके मुकाबले, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने कॉपर से बनाया हुआ है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो ज़्यादा करंट क्या होगा, इनर केज में आपका फ्लो होगा। तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनेंगे कि अगर आपके पास कोई डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो इसमें स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट किस में फ्लो होता है, आपके आउटर वाले केज में, ठीक है, और रनिंग कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ फ्लो होता है, आपके इनर वाले केज में। या फिर ऐसे बनेगा कि जो डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, आउटर केज का क्या ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। तो हमेशा आपको रेजिस्टेंस एक तरीके से बताना है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इनर केज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस आपका कम होता है। तो यही सब आपका यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग भाई डायरेक्ट अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर कर लिया था। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 56 को भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी अभी रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर बात किया भाई, है ना, R2/S, ये है आपका E2, ये हो गया JX2। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल आपका ये सर्किट कैसा बनेगा, ये बनेगा सिर्फ यहाँ पे R2 रह जाएगा, ठीक है, ओके। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस सर्किट को और ओपन करके लिखें तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना, R2 और ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा 1 - S/S, समझ में आया। तो यहाँ पे जो पावर लॉस होगा ये आपके कॉपर लॉस को बताता है, यानी रोटर के अंदर जो कॉपर लॉस हो रहा है तो उसको एक तरीके से डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्टिव पावर कंज्यूम होगा भाई, ये क्या है, एक तरीके से यही तो एक तरीके से शाफ्ट के ऊपर पावर जा रहा है, जिसको हम लोग डेवलप्ड मैकेनिकल पावर बोल रहे थे। तो अभी आप देखें स्टार्टिंग टाइम में ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ R2 में ही एक तरीके से रह जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से जो भी पावर इसमें कंज्यूम होगा ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस में होगा, ठीक है भाई, ओके। तो ओवरऑल ये कैसे बिहेव करेगा, ट्रांसफार्मर को अगर आप देखें, मान लेते हैं सेकेंडरी साइड है E2, यहाँ पे आपने X2 दिखा दिया और यहाँ पे आपने R2 दिखा दिया, ठीक है, और इसको मान लेते हैं शॉर्टेड कर दे रहा हूँ मैं, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप सेकेंडरी शॉर्टेड कर देते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर का तो ओवरऑल एक्सटर्नल सर्किट यानी सेकेंडरी साइड का जो सर्किट आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। इधर आपका X2 होता है, R2 होता है। तो वही अगर आप इंडक्शन मोटर में देखेंगे स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर का खास कर रहे हैं ये सर्किट, ये हो गया E2, ये हो गया आपका X2 और ये हो गया आपका R2। तो ओवरऑल देखिए तो इसमें भी X2 R2 है, इसमें भी X2 R2 और कुछ तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो स्टार्टिंग टाइम में जो इंडक्शन मोटर होता है आपका वो एज अ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। और वही जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो रनिंग कंडीशन में भाई आपको पता है रनिंग कंडीशन में ये R2/S था, तो S का वैल्यू मान लेते हैं। जैसे रनिंग कंडीशन क्या होता है कि NS मान लेते हैं भाई आपका 1500 RPM, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 RPM पे घूम रहा है, तो NR इसके बहुत नज़दीक में घूमता है, ठीक है। मान लेते हैं 1480 RPM पे घूम रहा है या फिर कहीं 1490 RPM पे घूम रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्लिप का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी मतलब जीरो के मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप जीरो कह सकते हैं। तो अगर आपका स्लिप अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो गया तो R2/0 करेंगे तो ओवरऑली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिलेगा आपको, यानी रोटर रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तरीके से काफ़ी बड़ा है, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या, रोटर मतलब रेजिस्टेंस कहीं पे भी इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या, वो आपका ओपन सर्किट हो जाता है, यानी इसको आप ओवरऑल क्या कर सकते हैं, इसको
ओपन दिखा सकते हैं, यानी इसके अंदर कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपने स्लिप का वैल्यू 0 दे दिया, ऐसा मतलब क्या NS इक्वल टू NR हो चुका है, और NS इक्वल टू NR हो गया, ऐसा मतलब क्या स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो भाई जो रोटर का कंडक्टर है उसको एक तरीके से वो कट नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि NR भी आपका सेम स्पीड पे घूम रहा है, समझ गए। तो कोई भी आपका फ्लक्स कट नहीं होगा तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, कोई EMF नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो भी रहा है, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के केस में आपका एज अ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, और रनिंग कंडीशन में आपका ये एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट होता है उसकी तरह, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 में देखिए क्या बोल रहा है, द कंडीशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑन लोड रिसेंबल दोज ऑफ अ ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी इज। देखिए लोडेड कंडीशन में बोल रहा है भाई, तो लोडेड कंडीशन में इसका तो थर्ड आंसर होना चाहिए, सप्लाइंग एज अ वेरिएबल रेजिस्टिव लोड, क्योंकि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना ये क्या है, R2/S है। तो लोडेड कंडीशन में क्या होगा आपका लोड, अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको स्टेबिलिटी बताया था, ये आपका स्लिप हो गया, ये आपका टॉर्क हो गया है ना, ये कुछ इस तरीके का कर्व है, तो ये मान लेते हैं आपका लोड टॉर्क है, तो ये यहाँ पे स्टेबल होता है, ठीक है। अगर आपके लोड में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा, मान लेते थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या होता है, आगे पीछे होता है, लेकिन फिर से क्या होगा, फिर से इसी पोजीशन पे आकर के ये बैठ जाता है ना, ये स्टेबल पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर आपका लोड एक तरीके से आगे पीछे होगा भाई, लोड आगे पीछे होने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं लोड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज हो गया, ऐसा मतलब क्या, ये मेरा स्पीड होता है नीचे में, इसको स्लिप बोलिए या फिर स्पीड बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो लोड मान लेते थोड़ा सा बढ़ गया, लोड बढ़ गया, इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, आपका स्पीड थोड़ा सा कम जाएगा, स्पीड कमेगा मतलब क्या, ये इधर इधर भागेगा भाई, स्पीड इधर ही है ना, स्पीड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये मेरा 0 है, तो स्पीड कमना मतलब इधर आएगा, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, थोड़ा पहले ये स्पीड पे काम कर रहा था ये, अब स्पीड इतना आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देख रहे हैं जैसे स्पीड में रहा, यानी NR जैसे मेरा गिरा, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे टॉर्क मेरा बढ़ गया है, पहले टॉर्क कितना था, ये था मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही टॉर्क, अब जैसे स्पीड गिरा देख रहे हैं यहाँ पे टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये टॉर्क अब मेरे को मिल रहा है, इसका मतलब क्या, टॉर्क बढ़ गया, तो सीधी सी फिर से क्या करेगा, स्पीड पकड़ के फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि टॉर्क अगर आपने लोड टॉर्क अगर बढ़ा तो स्पीड गिरेगा, और स्पीड गिरेगा मतलब क्या, स्लिप मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्लिप क्या है आपका NS माइनस NR/NS, समझ रहे बात को, ये NR चेंज हो गया तो स्लिप भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये घटता बढ़ता है, लोड अगर आप चेंज करेंगे आगे पीछे करेंगे तो स्लिप मेरा घटते बढ़ते रहता है, और स्लिप का वैल्यू अगर घटेगा बढ़ेगा तो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ये जो आपका ओवरऑल R2 है ये एक तरीके से भाई वेरी करता है, ठीक है। तो 56 का थर्ड आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 56 बिल्कुल सही है, ठीक है। और वही अगर स्टार्टिंग बोलेगा तो हमेशा शॉर्ट सर्किट तरफ मानना है आपको, और सिंक्रोनस स्पीड बोलेगा कि रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे एक तरीके से ऑपरेट हो रहा है, फिर कहीं नो लोड पे एक तरीके से, तो आपका नो लोड वाला कंडीशन हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं भाई, देखिए ये आपका स्पीड कंट्रोल से पूछा गया है, स्क्वायरल केज में एक टॉपिक होता है स्पीड कंट्रोल, तो ये दो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं भाई, आगे वाले क्वेश्चन को पहले करते हैं, ठीक है, इस पर भी मैं आऊँगा। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है ना उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये भी आपका स्पीड कंट्रोल है, ये भी आपका स्पीड है, ये भी आपका स्पीड है, हाँ 60 से करते हैं हम लोग। तो अभी आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे रह जाएगा, 58, 59, 60, ओके 57, 50, 3 क्वेश्चन रह जाएगा, 60 से हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है ना डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द आउटर केज वाइंडिंग हैज, तो आउटर केज में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका हाई होता है, ठीक है, अभी जस्ट समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इसी को आउटर केज बोलेगा या फिर कभी कभी बोलेगा टॉप, ठीक है, टॉप लेयर वाला, क्योंकि ये आपका रोटर है ना, समझ में आया, तो ये आपका टॉप हो गया क्योंकि ऊपर से देख रहा हो, इधर आपका कुछ इस तरीके का ये बॉटम होता है। तो आउटर केज में हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एट स्टार्टिंग ऑफ अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो स्टार्टिंग के टाइम में क्या है, ऑप्शन के हिसाब से चलता है, देखिए क्या बोलता है, लोअर केज वाइंडिंग हैज लो रिएक्टेंस, नहीं गलत है, लोअर केज का रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर केज वाइंडिंग हैज़ गुड पावर फैक्टर, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आउटर केज का जो रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है भाई। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर आपका ये होता है, रोटर का है तो इसको 2 कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा R2/Z2, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, लोअर वाइंडिंग इज मोर इफेक्टिव, नहीं मोर इफेक्टिव का मतलब क्या है, लोअर वाइंडिंग में तो करंट ही फ्लो नहीं होता भाई, तो ओवरऑल इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आउटर केज का रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है स्टार्टिंग के टाइम में, ओके। तो ओवरऑल